फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानेशन क्लासेस ने आपके लिए एक रिवीजन सेशन निकाला है जिसमें आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया कराई जाएगी और वहां पे मेरी तरफ से जो आपकी रिवीजन रहेगी वो रहेगी कॉमर्स स्ट्रीम्स को लेके, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम जो चीजें पढ़ेंगे उसकी एक समरी हमारे पास है। देखो जी, चैप्टर की समरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद देखेंगे जो पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स क्या क्या रहेंगे, और जो पार्टनर्स होते हैं वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे काम करेंगे कि किसको क्या चीजें मिलेंगी, जिसको हम पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ेंगे। और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं होती, तब उसका क्या किया जाएगा, उनके रिगार्डिंग प्रोविजन है हमारे पास। उसके बाद आता है पार्ट की अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फिर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी देखेंगे कि भाई उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिर बात आती है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रॉफिट भी कमाओगे, तो उस प्रॉफिट को किस तरीके से हमें बांटना है और कहां से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, कितने तरीके के होते हैं। मेथड हमारे पास है दो, एक फिक्स्ड है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फिर आता है हमारे पास पार्टनर्स को अगर हम सैलरी कमीशन कुछ दे रहे हैं तो उसके बारे में हम डिटेलिंग देखेंगे। और जो हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर अपने लिए कुछ विड्रॉ करते हैं अमाउंट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वहां पे हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई उस पर भी इंटरेस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास दो पॉइंट और आते हैं, एक होता है एडजस्टमेंट, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं और आपके पास करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे करंट बेसिस पे, उसके बारे में देखेंगे। और एक आता है लास्ट हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप में आप ये देखो कि भाई आप जब भी बिजनेस कर रहे हो आप अकेले नहीं कर रहे, जब आप ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ मिलकर काम करते हो, यानी कि एक या दो से ज्यादा बंदे, तब उस चीज में हम कहते हैं कि भाई दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो वो पार्टनर्स हो गए किसी बिजनेस को लेके। तो इस चीज को गवर्न करता है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है ना। तो सेक्शन 4 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, यानी कि हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, उसमें से एक एक्ट है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसका सेक्शन 4 हमें बताता है कि पार्टनरशिप होता क्या है, यानी कि वो पार्टनरशिप की डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। तो पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of the business carried on by all or any of them acting for all। अब ये दो शब्द है यहाँ पे, carried on by all और any of them acting for all। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है वो दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं, यानी कि अगर वो सारे बिजनेस को एक साथ मिलकर चलाना चाहें तो क्या कहते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल। और अगर सभी बंदे जो है वो एक साथ नहीं चला सकते तो वो क्या करते हैं, किसी एक बंदे को उसमें से ऑथराइज कर देते हैं, यानी कि किसी एक पार्टनर को उसमें से ऑथराइज करेंगे जो कि एक्टिंग ऑन बाय मतलब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उसमें से कोई एक बंदा जो है सबके बिहाफ पे काम करेगा, यानी कि उन सबको क्या मिल जाती, उस पर्सन पर्टिकुलर पर्सन को क्या मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी कि भाई आप बाकी सबके बिहाफ पे काम करेंगे। तो इसमें हमारे पास तीन टर्म है पार्टनरशिप के अंदर। वो टर्म्स क्या क्या है, एक तो पार्टनर्स है, फर्म है और तीसरा है फर्म नेम। तो पार्टनर्स क्या है, यानी कि पर्संस की मैं बात कर रहा था कि जैसे पर्संस होते हैं एक दो या दो से ज्यादा पर्सन, तो उन सबको मिलकर क्या बोलेंगे, वो कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, पर्सन इनटू द पार्टनरशिप, वो पार्टनर्स हो जाएंगे। और कलेक्टिवली यानी कि सभी पर्संस को मिला के क्या बोला जाएगा, फर्म बोला जाएगा। और जिस नाम के अंदर वो परफॉर्म करेंगे, सपोज करो आपने बोला कि एक्स वाई जेड हमारे पास जो है फर्म है, तो ये एक्स वाई जेड और इसके अंदर हमारे पास तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, तो ये तीन पार्टनर्स हैं, तो ये क्या हो गए, पर्सन हो गए। कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाएगा, फर्म बोला जाएगा। और जिस नाम के अंदर ये परफॉर्म करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, फर्म नेम बोला जाएगा। ठीक है ना। अब आगे आता है कि इसका नेचर क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि भाई ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आता है कि आपका बिजनेस अलग और पर्सन अलग। तो वैसे तो ये अलग अलग ही होता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, लेकिन लीगली हम कहते हैं कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप के केस में नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अगर कभी बिजनेस लॉस में जाता है तब जो है उनके पर्सनल एसेट्स को बेचकर जो है लॉस की रिकवरी करी जाती है। तो इस केस में जो होता है
आपके पास यहाँ पे दो तरीके के नेचर होते हैं भाई। आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहते हैं कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमें बुक्स मेंटेन करनी होती है, वहां पे हम कहते हैं कि भाई पर्सन अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद मीनिंग के बाद हमारा सेकंड पॉइंट है उसके फीचर्स। तो फिर फीचर्स जो है वो मीनिंग से निकल के आता है, जिसमें हम पहला पॉइंट कहते हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं। ठीक है जी। तो एटलीस्ट 2 पर्सन्स वर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप, और अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब पार्टनरशिप में, अब यहाँ पे हमारा दूसरा एक्ट आ गया, इससे पहले हमने देखा था हमारा पहला एक्ट जो था वो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पे हमारा एक दूसरा एक्ट परफॉर्म करने आता है, वो कहता है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास जो है दो या दो से ज्यादा बंदे आते हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी था, जिसमें हमने पहले पॉइंट में हमने एक बात करी थी कि पार्टनरशिप डीड होती है। तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एक्ट क्या कौन सा आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें एक बात कहता है कि जब भी कोई पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये पार्टनर्स के लिए भी लागू होता है, तो वो लोग जो है पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो पार्टनर्स नहीं हो सकते। यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शन दी है। एक्सेप्शन क्या है, एक तो जो है माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, कि भाई जो 18 साल से कम का बच्चा है उसको आप पार्टनरशिप में नहीं लोगे। दूसरा, कोई बंदा अनसाउंड माइंड का हो, यानी कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ना हो, या किसी तरीके से वो बिजनेस करने लायक ही ना हो। और तीसरा हो भाई किसी भी लॉ के अंदर उसको कन्विक्ट किया गया हो, यानी कि अगर सपोज करो वो जेल चला गया किसी कारण की वजह से, या उसने कभी किसी पिछले अपने काम में कोई फ्रॉड किया गया हो जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको कोई पनिशमेंट दी हो, तो इस वजह से, या कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई ही क्यों ना कर दिया हो कि भाई आप आगे से किसी भी फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर पार्ट नहीं लोगे। ठीक है ना। तो उसके बाद है कि अब एक चीज और आती है भाई, एक तीसरा एक्ट आता है हमारे पास यहाँ पे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ये कहता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पार्टनर्स एक फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते। पहले लिमिट ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इसको यहाँ पे कम करके 50 कर दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आता है, इसका दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने बताया था कि भाई आप जो है कुछ कुछ टर्म्स के ऊपर एग्री करोगे सब बंदे, तो वो टर्म्स क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे। जितने भी पार्टनर होते हैं वो कुछ कुछ टर्म्स के ऊपर एग्री करते हैं, वो टर्म्स क्या होगी उसके बारे में आगे देखेंगे। एक होता है लॉफुल बिजनेस, यानी कि आप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हो तो बिजनेस क्या होता है, ये लॉफुल हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं कि भाई जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई हमको प्रॉफिट शेयर करना है, तो इसमें आपका एक फीचर आता है कि भाई हम किस बंदे को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे कि कैसे वो एग्री करते हैं। और आखिरी फीचर होता है कि भाई, आखिरी फीचर आपका होता है बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात कहां से उठ के आई, ये बात आपकी डेफिनेशन से ही उठ के आई, जहां पे उसने ये बात बोली थी कि सब बंदे या तो मिलके काम करेंगे या कोई एक बंदा या कोई एक पार्टनर जो है उन सभी के बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट्स ऑफ द पार्टनर। राइट्स ऑफ द पार्टनर में आता है भाई, अब जब पार्टनर है तो वो जब बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पास उनके क्या क्या अधिकार है करने के, यानी कि जब वो मैनेजमेंट में काम करेंगे सबसे पहले तो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो डे टू डे उनके अफेयर्स होंगे कि भाई आपको डिसीजन लेना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो वो डिसीजन सब मिलकर लेंगे, एक एक पर्सन की जो है उसमें राय ली जाएगी। कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर उसमें कोई मैटर फंस जाता है तो भाई उस मैटर को कवर करने के लिए तो आपस में सभी बंदे जो है मीटिंग करेंगे, उसको कंसल्ट करेंगे कि भाई कंसल्ट उनका क्या डिसीजन आता है। उसके बाद आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड भी मेंटेन करोगे, तो हर एक बंदे को, हर एक पार्टनर्स को जो है उस बुक को चेक करने का अधिकार है, और उस बुक की एक कॉपी भी वो अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि अगर वही बात आ गई कि आप जो है आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट्स भी, प्रॉफिट या लॉस जो भी होंगे उसमें आपका हिस्सा रहेगा, लॉस होंगे तो लॉस में आपका हिस्सा रहेगा, और अगर प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट्स में आपका हिस्सा रहेगा। उसके बाद है इंडेमनिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पार्टनर। अब इंडेमनिफिकेशन क्या होता है कि सपोज करो आपने क्या किया कि भी आपने जो है फर्म के ब्याज पे कुछ खर्चा कर दिया, तो जब आप फर्म के ब्याज पे कुछ खर्चा करते हो तो वो एक्सपेंस तो रिलेट किससे करता है, रिलेट वो करता है फर्म से, लेकिन उसको खर्चा तो आपने कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई फर्म का खर्चा मैंने अपने पर्सनल पॉकेट से किया था, उसकी मुझे क्या मिलनी चाहिए, इंडेमनिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे राइट होता है। और राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी फर्म में कोई दूसरा पार्टनर ना आए, तो अगर आप अकेले भी, अगर आप इंडिविजुअली अकेले भी उसको मना कर रहे हो तब भी वो क्या है, एडमिशन उसका नहीं हो सकता। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला राइट क्या होता है कि भाई आप जो है अगर मना करना चाहो कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारी फर्म में पार्टनर नहीं बनेगा, तो आप मना कर सकते हो, आपके पास पूरा राइट है। उसके बाद आता है रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म आफ्टर नोटिस। अगर आपको फर्म से जाना है
यानी अगर आपको रिटायर करना है, आप बिजनेस करने के लिए और कैपेबल नहीं हो या आपका मन भी नहीं है कि आपको और बिजनेस करना है, तो फर्म को आप एक नोटिस दोगे अपने सभी पार्टनर्स को कि भाई मैं इस डेट से जो है एक पर्टिकुलर डेट बता के इस डेट से मैं फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और एक पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे 6% इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, गिवन ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। यानी कि एक पॉइंट ये होता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन दिया है और आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कुछ बात नहीं लिखी हुई, जो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट क्या है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे को लॉ सजेस्ट करता है, इनके सजेस्ट क्या, आपको लॉ बाउंड करता है कि आपको 6% इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा पार्टनर को, तो पार्टनर ने आपको लोन दिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड, जो हम एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है जी। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है, इसलिए आपका जो है पार्टनरशिप डीड कब आता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, और ये आपका जो है ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न होगा तो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाता है, और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होगा ये सभी पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और इसके अंदर कुछ कुछ क्लॉजेज होते हैं, तो उसमें से कुछ क्लॉजेज जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि पार्टनर्स के बारे में पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए कि भाई आपके पास कितने पार्टनर, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, उनकी पूरी डिटेल होगी। इसी तरीके से फर्म के बारे में पूरी डिटेल होगी, फर्म का नाम क्या है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए कि भाई उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, सपोज करो भाई आपका गारमेंट्स का, टेक्सटाइल्स का, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज का बिजनेस है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग होगी। आपने कब से वो पार्टनरशिप डीड स्टार्ट, पार्टनरशिप आपकी कब से, कौन सी डेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कौन सी डेट से आपने पार्टनरशिप में एंटर किया है, जितने भी पार्टनर्स है वो कितना कितना पैसा लगाएंगे उसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उसके बारे में डिटेलिंग होगी। और जिन्होंने पैसा लगाया क्या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अगर कोई विड्रॉ करता है कुछ अमाउंट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वहां पे उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे, और फिर उसके बारे में हम पूरी जानकारी लिखते हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, आपने जितना भी पैसा लगाया आप सभी पार्टनर्स मिलकर एग्री करोगे कि आपको कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। सपोज करो भाई हम 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब इन्होंने सबने क्या किया, इसने 3 लाख रुपीज लगाए, इसने 5 लाख रुपीज लगाए, इसने 8 लाख रुपीज लगाए, और इसने 2 लाख रुपीज लगाए। ये 4 पार्टनर थे, इनको सबने मिलकर टोटल 18 लाख रुपए लगा दिया बिजनेस के अंदर। अब हुआ क्या भाई, ये सब या तो एग्री करेंगे, ये सब या तो एग्री करेंगे कि भाई हम जो है, जस्ट अ मिनट, 11 और 13 और 5 लाख ऐसे लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई या तो ये सब एग्री करते हैं कि ये इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जितना भी प्रॉफिट आएगा, यानी कि 1:1 की रेशो में, या फिर ये कहेंगे कि भाई हमने जितना जितना कैपिटल लगाया उस कैपिटल में हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 3:8:5:2 लाख, ये 2। या फिर इनका कोई भी एक रेशो हो सकता है कि भाई जिसमें सभी एग्री करते हैं कि हम इतना इतना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बोलते हैं इक्वल रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। या इसके अलावा ये जिस भी रेशो में चाहे उस रेशो में जिसमें सभी लोग एग्री हो जाते हैं उसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी जैसे मैंने हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर उसमें स्पेसिफाई है आपकी डीड के अंदर कि आप फर्म, यानी कि फर्म अगर पार्टनर को कोई लोन देती है, अगर फर्म कोई पार्टनर को लोन देती है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आना चाहिए, या फिर अगर पार्टनर जो है वो फर्म को कोई लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई डिटेलिंग है तब तो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है तो फर्म टू पार्टनर के केस में अगर फर्म कोई लोन देती है तो पार्टनर को क्या इंटरेस्ट देना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर पार्टनर कोई लोन देता है और फर्म उसको कोई इंटरेस्ट देगी, यहाँ पे फर्म अगर कोई इंटरेस्ट देगी, फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, तो उसके लिए अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हमें अभी देखा पीछे राइट्स के अंदर 6% लगता है, और अगर कुछ दिया हुआ है तो वो लगेगा यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर। अब जैसे हमने बात करी कि भाई हमारी डेफिनेशन में एक पॉइंट था कि एक पार्टनर जो है वो सबके ब्याह पे काम कर रहा है, अगर वो एक पार्टनर सबके ब्याह पे काम कर रहा था, वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो क्या उसको रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। या कोई भी बंदा अपने नॉर्मल बिजनेस वर्क के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे।
तो अगर सभी पार्टनर एग्री करते हैं तो उसमें रेम्यूनरेशन भी चार्ज की बात यहाँ पे लिखी जा सकती है। और एक आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या आता है जी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है कि अगर सपोज करो आपकी पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है टाइम टू टाइम, तो उस टाइम पे उस बिजनेस की जो वैल्यू होगी, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, जो आपने अपना नाम कमाया होगा, उस नाम की एक वैल्यूएशन की जाएगी कि भाई एस्टिमेटेड बेसिस पे कि उसकी एक वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे जब भी कोई चेंज आएगा तो उस चेंज की एडजस्टमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपका पास पार्टनरशिप डीड में कोई चीज स्पेसिफाई नहीं है, एब्सेंस है, तो उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हम बात करें, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं दी हुई है तो वो क्या जाएगा? हमेशा इक्वल जाएगा सभी पार्टनर्स के पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, नॉट पेड और अलाउड टू द पार्टनर्स। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में भी सेम बात है कि अगर आपको नहीं स्पेसिफाई किया गया कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है तो आप नहीं दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय द पार्टनर। अभी मैंने बताया कि भाई अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो पार्टनर को अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो 6% मिलेगा, और अगर फर्म लोन देती है पार्टनर्स को तो उस केस में आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रेम्यूनरेशन की बात। रेम्यूनरेशन का भी सेम है कि अगर आपको रेम्यूनरेशन के बारे में दिया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर तभी आप जो है उस पे रेम्यूनरेशन दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। उसके बाद एडमिशन की बात करते हैं, जो मैम हमने पीछे फीचर्स में बात पढ़ी थी कि भाई राइट्स में, सॉरी, कि आप जो है मना कर सकते हो किसी भी पार्टनर की न्यू एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो नए पार्टनर का एडमिशन जब तक नहीं हो सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स जो हैं, यहां से देख लीजिए, जब तक कि सारे पार्टनर्स जो है वो एग्री नहीं करते उस बात को लेकर कि आप जो है एक नए बंदे को, अगर एक ने भी मना कर दिया तब आप नए बंदे को ऐड नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई है कि आप मेजोरिटी में एंटर कर सकते हो नए बंदे को, तो फिर आपको मेजोरिटी देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप सभी पार्टनर्स की आपको अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास इसमें फर्दर पॉइंट आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये दो चीजें, चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज होता है कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में जो रेवेन्यू आपने कमाया है उस चीज के अगेंस्ट आपने क्या क्या खर्चा किया है। जैसे कि आप अगर कोई परचेज करते हो सेल के लिए तो वो हो गया, या आप कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है जी, या आप कोई इंटरेस्ट देते हो लोन पे आपका, ठीक है जी, आपके वेजेस वगैरह हो गए, ये सब आपके क्या है? चार्ज है। तो इसके बाद जैसे कि आप अपने लाइन में देखा होगा, आप ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हो तो वहां पे आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो ये नेट प्रॉफिट आपका क्या निकलता है? ये सारी चीजें चार्ज करने के बाद निकलता है, जो यहाँ पे आप डेबिट साइड में जितनी भी चीजें चार्ज करते हो, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन क्या होता है? अप्रोप्रिएशन जो आप ये नेट प्रॉफिट निकालते हो, आप इस चैप्टर में आप आगे आगे एक टेबल पढ़ोगे, वो टेबल क्या है आपका, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा सा। वो ये है कि आप एक बनाते हो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या होता है, जो आपने आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है पहले, जिसमें आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालते हो, इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो हम आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा उसके अंदर। फिर इस नेट प्रॉफिट को जो भी आता है इसको हम अलग अलग नाम से पार्टनर्स के अंदर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमने डीड में देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो यहाँ आ जाएगा, और अगर पार्टनर से कुछ चार्ज हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, IOD और IOC। उसके अलावा अगर कोई रेम्यूनरेशन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ठीक है जी, फिर यहाँ पे आता है तीसरा एक पॉइंट और आ जाएगा कि आप यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो आपका बचा इन सबको करने के बाद वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर PSR। ठीक है जी, तो ये रही हमारी इसकी बात। इसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, तो ये देख रहे थे हम, तो अप्रोप्रिएशन हमने देखा कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है लास्ट में उसको आप क्या करते हो, अलग अलग नाम से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, IOC IOD। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आता है, सैलरी कमीशन कुछ आता है, इन सब चीजों के लिए आप देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जी, ऑन द अदर हैंड सैलरी कमीशन और पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू, एक चीज और आती है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे दी हुई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अब रिजर्व क्या होते हैं? एक सेपरेट पॉइंट होता है, मतलब एक सेपरेट अमाउंट हम जो है एक पार्ट रखते हैं किसी एक्स्ट्रा चीज के लिए कि भाई आपको कोई एक्सेप्शनल पॉइंट आता है अगर बिजनेस में, तो वहां पे आपका वो रिजर्व काम में आता है। एक सेपरेट अमाउंट हम करके निकाल के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। इसके बारे में भी डिटेलिंग हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका डिफरेंस चार्ज और अप्रोप्रिएशन। जो हमने ऊपर बातें पढ़ी उसी चीज के रिगार्डिंग कह रहा है भाई, नेचर क्या होता है, ये एक्सपेंस नेचर होता है
और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेचर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो हमेशा आपका चार्ज करके निकलता है, यानी कि चार्ज में आप एक्सपेंस बना रहे हो रेवेन्यू के अगेंस्ट में, तो वहां से आपका प्रॉफिट निकलता है, तो वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन में हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रॉफिट को अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्डिंग। ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस के, और ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रायोरिटी क्या है, इट अलाउ बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई एक्सपेंसेस जो आप नेट प्रॉफिट बनाते हो वो एक्सपेंसेस जो है एप्रोप्रिएशन से पहले चार्ज करेंगे, और एप्रोप्रिएशन क्या है, आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द चार्जेस। एप्रोप्रिएशन कब करेंगे, जब आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है उसके बाद करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रेंट पेड टू द पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद यहाँ पे सैलरी टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है आपके एप्रोप्रिएशन के पार्ट से। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म और बाय द फर्म टू द पार्टनर। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को, क्योंकि फर्म ने पार्टनर जो है फर्म को लोन दिया है, तो वहां पे आपका 6% लगेगा। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है इंटरेस्ट को। जब आप इंटरेस्ट को प्रोवाइड कराओगे तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स डेबिट टू लोन टू बाय द पार्टनर्स। और जब आप उसकी इंटरेस्ट की एंट्री को क्लोज करोगे तो जो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया उसको कहां चार्ज कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। और सेकंड पॉइंट क्या है जी, सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। अब इस पॉइंट में क्या होगा कि इसमें आपको क्या करना है भाई, अगर आपको डीड में स्पेसिफाइड है तब तो आप क्या करोगे, उस डीड के अकॉर्डिंग एंट्री पास करोगे। अगर नहीं स्पेसिफाई तो फिर आपकी इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि पार्टनर्स को क्या कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे, चार्जिंग के लिए करेंगे भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उठाएंगे कि हमें उनके अकाउंट से इंटरेस्ट को क्या करना है, चार्ज करना है। और जब हम इनको ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको P&L अकाउंट में इनकम की तरह ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स और टू P&L अकाउंट। उसके बाद आता है आपका रेंट पेड पेबल टू द पार्टनर और मैनेजर कमीशन। इसमें भी सेम तरीके से एंट्री होगी, तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह आपको क्या कर देना है, सिर्फ रेंट या फिर मैनेजर्स कमीशन कर देना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट के साथ हमारा लॉस भी आएगा साथ साथ में, यहाँ पे हमारा लॉस भी आएगा साथ साथ में कि भाई लॉस पे और प्रॉफिट दोनों ही कैसे अप्रोप्रिएट किए जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे 11th क्लास में आप पढ़ के आए कि भाई आप ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, उससे जो नेट प्रॉफिट निकलता था उसका एक आगे का फर्दर का स्टेप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। उसमें क्या कहते हैं भाई, जिसमें आपका जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो किस में निकलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे जो है आप इसको किस में ट्रांसफर करोगे, उस अमाउंट को जो भी वहां पे आएगा, चाहे वो प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, उसको आप आगे किस में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। ये आपको दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, नेट प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट अर्न्ड। अब नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, वो नेट प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि जो आपकी डेली रूटीन बिजनेस की एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग आपने जो अर्न किया उसको आप प्रॉफिट बोल रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स यानी कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप लेके जाते हो, इसमें क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट दैट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी। आफ्टर अलाउइंग द रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स साथ में ट्रांसफर टू द रिजर्व। कहने का चाह रहा है भाई कि जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके बाद जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते हो, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तब जो अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग नाम से। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आपके पास कुछ इनकम आएगी बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स की वजह से, जो जैसा हमने पहले पार्ट में देखा था। उसके अलावा कुछ हम ट्रांसफर करते हैं रिजर्व्स के अंदर, जो हमारा जनरल पार्टीशन होता है अमाउंट का। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें हमने बात करा था। देखो ये प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके, इस केस में अगर डेबिट में आता है बैलेंस, तो डेबिट में बैलेंस आएगा, इसका मतलब वहां पे लॉस आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद लॉस आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमने जब बात करी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको अप्रोप्रिएट करना है प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में। जब आप प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में अप्रोप्रिएट करोगे तो वहां पे आपका सबसे पहला पार्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई आपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह निकाला। ये कब दिया जाएगा, जब आपका ये पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोवाइड होगा तब दिया जाएगा।
उसके बाद आता है पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये भी कब दिया जाएगा, जब आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोवाइड होगा तब दिया जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपने कोई ड्राइंग्स करी है ड्यूरिंग द ईयर तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं होगा, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी होगी पार्टनरशिप डीड में तो यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद आता है आप सबको बैलेंस करोगे, अगर आपका डेबिट में बैलेंस आएगा तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसके बारे में हम देखेंगे कि भाई ये कैपिटल और करंट दो दो क्यों लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आता है उसके बाद लॉस, जिसमें भी आपका दिया हुआ है कि भाई अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट बैलेंस में आएगा और लॉस आता है तो क्रेडिट बैलेंस में आएगा। यहाँ पे हम लॉस ट्रांसफर करेंगे किसके अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। आगे बात करते हैं हम। अब आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। अब कहना क्या चाह रहा है जी, वो कहता है कि इट इज पॉसिबल दैट द टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन एज पर द डीड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। सपोज करो कि भाई आपकी एक फर्म थी, उस फर्म के अंदर आपका 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, ठीक है जी, 10 लाख रुपीस का आपका प्रॉफिट था। अब हुआ क्या कि भाई उसके जो 4 पार्टनर्स थे उनको कुछ कुछ अप्रोप्रिएशन करना था, जैसे कि आईओसी का अप्रोप्रिएशन करना था। तो उनका आईओसी का अप्रोप्रिएशन जो था, आईओसी का अप्रोप्रिएशन सपोज करो कि आपका आता है 12 लाख रुपए चारों पार्टनर का मिला के, 3-3 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि भाई 3-3 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से उनका 4 जनों का 12 लाख रुपए बनता है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट है 10 लाख रुपए है। तो यहाँ पे ये इसका कहने का क्या मतलब होगा कि आपके पास अप्रोप्रिएशन ज्यादा है और आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम है। तब होगा क्या कि भाई अब जो ये चारों पार्टनर्स में यानी कि हर एक पार्टनर को 3-3 लाख रुपए मिलने थे, तो इस अब क्या करेंगे कि इस रेशो में यानी कि 1:1 की रेशो में इस 10 लाख रुपए को हम सब में डिवाइड कर देंगे, कि यानी कि हमने अप्रोप्रिएशन ही उतना किया कि जितना आपका प्रॉफिट है आपके पास, हम ज्यादा अप्रोप्रिएट कर ही नहीं सकते इस केस में। तो इसलिए हमने क्या किया कि भाई जितना आपका प्रॉफिट है उतने से ही हमने रेशियोज को अप्रोप्रिएशन में डाल दिया, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, एग्जांपल इसमें देखते हैं एक बार और। यहाँ पे क्या था जी, अतुल और अमित दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। एज पर द पार्टनरशिप डीड उनको क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है 1 लाख रुपए और 1,20,000 का दोनों को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% से, जो कि अमाउंट कैसा आ रहा है 20,000 आ रहा है और 40,000 आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद दे रहा है कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द वो कितना है, 2,10,000 रुपए है, जो आपका नेट प्रॉफिट है 2,10,000 रुपए। आगे क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि भाई अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे सैलरी उसको 1 लाख देनी थी, इसको 1,20,000 देनी थी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 देना था, यहाँ पे 40,000। तो टोटल अप्रोप्रिएशन इनका कितना आ रहा था, 120 और 160। इन दोनों का सम आप जब करोगे तो इन दोनों का सम आएगा आपका 2,80,000 रुपीज, ठीक है जी। और आपके पास प्रॉफिट है कितना, 2,10,000 रुपए। सेम हमारी वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ गया ये। अब हमें करना क्या है भाई, इन दोनों को जितना जितना देना था यानी कि टोटल इनको इतना इतना देना था, इसका हमने क्या बना लिया, रेशियो बना लिया। इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3 और 3:4 का रेशियो बन जाएगा। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम इस रेशियो में बांट देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी हमने पीछे देखा था कि अप्रोप्रिएशन में कैपिटल और करंट दोनों चीज लिखी थी, उसके बारे में आएगा कि यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो आप फिक्स कैपिटल मेथड से बना सकते हो, एक फ्लक्चुएशन वाले से बना सकते हो। तो फिक्स वाले में क्या होता है, फिक्स वाले में आपके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी पार्टनर वो फिक्स रहती है अनलेस एंड अल्टिल उसमें कोई चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है, या तो आप नया कैपिटल यानी कि नया पैसा लेकर आओ बिजनेस के अंदर, या अपने लिए आप कुछ ड्राइंग्स कर लो, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है भाई, कैपिटल अकाउंट मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। और करंट अकाउंट में क्या होता है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है अदर देन इंट्रोडक्शन टू कैपिटल और विड्रॉइंग, जैसे कि आईओसी देना, आईओडी, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। इसका एक स्पेसिमेन देखते हैं जिससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी हमारे को। तो आपका ये आ गया स्पेसिमेन, देखो जी। अब यहाँ पे क्या है, फिक्स कैपिटल फिक्स मेथड के अंदर आपका एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट बनेगा, जिसमें आपका एक बैलेंस बीडी होगा। उसके बाद अगर आप कोई ड्राइंग्स करते हो तो वो यहाँ पे कट जाएंगी, और एडिशनल करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका बैलेंस बन जाएगा। ये तो हो गया फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब इसके अंदर जो करंट अकाउंट बनेगा उसके अंदर आएगा करंट अकाउंट का बैलेंस, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला जो भी आपके पास अवेलेबल होगा बिजनेस में। उसके बाद उसके ड्राइंग्स कौन सी वाली ये ड्राइंग होंगी, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट की ड्राइंग्स। अब यहाँ पे देखोगे ये कैपिटल अगेंस्ट की ड्राइंग्स है, ये प्रॉफिट अगेंस्ट की ड्राइंग्स है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, जब आप अपने इंट्रोड्यूस कैपिटल में से कुछ पैसा बाहर निकालोगे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, लेकिन जब आप अपनी अर्निंग्स में से कुछ पैसा विड्रॉ करोगे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है दोनों ही केसेस में। अब यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस
का लॉस का पार्ट बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का पार्ट, एप्रोप्रिएशन वाला, जो हम पीछे वाले टेबल से हम देख के आए हैं कि भाई अगर प्रॉफिट आता तो वो यहाँ पे आएगा और लॉस आता तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसका कर दिया जाएगा बैलेंस। तो ये आपका बन गया है P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स मेथड। ठीक है जी। अब आगे आता है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। इसके अंदर भी आपका क्या है, इसके अंदर अब जो सारी ट्रांजेक्शन होगी जो कैपिटल नेचर की होंगी और जो करंट नेचर की होंगी वो सभी एक ही अकाउंट में आ जाएगी, जैसे बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, कैश इंट्रोडक्शन, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नेचर और विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट नेचर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ गई आपके पास। ठीक है जी। देखो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, इस केस में यहाँ लॉस आ गया, यहाँ पे पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका फ्लक्चुएशन मेथड के हिसाब से। फ्लक्चुएशन मेथड में अब याद रखना है कि फ्लक्चुएशन मेथड में आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और फिक्स मेथड में आपके दो अकाउंट बनते हैं। दो अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक करंट, एक आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रेम्यूनरेशन और कमीशन, यानी कि सैलरी और कमीशन की बात कर रहा है। ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी का थोड़ा सा पार्ट है। अब उसमें कहता है कि भाई सैलरी तो आप जैसे जैसे डिसाइड करो वैसे वैसे दे दो। ठीक है जी। लेकिन कमीशन के लिए क्या कहता है, कमीशन के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। एक तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये होता क्या है कि भाई जब आप कोई काम करते हो या पार्टनर कोई काम करता है तो उसको आप कहते हो कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हटा के या उसमें इंक्लूड करके आपको कुछ दिया जाएगा, यानी कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपको एक कमीशन का परसेंटेज दिया जाएगा। सपोज करो आपको कहते हैं कि भाई आपको 5% का कमीशन दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर काम पे प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस में क्या करना है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद, यानी कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन के अलावा जब बाकी सारी चीजें हटा दोगे, कौन कौन सी, आईओसी हटा दोगे, आईओडी हटा दोगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट साइड में होता है। उसके अलावा सैलरी भी हम यहां से हटा देंगे। ठीक है जी। सैलरी भी हटा देंगे यहां से। तो जो प्रॉफिट अमाउंट आएगा उसमें क्या करना है आपको, कमीशन रेट डिवाइड बाय 100। और दूसरा वाला क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट है उसके अंदर आपका कमीशन का पार्ट इंक्लूड रख के आपको उसमें से कमीशन निकालना है, इंक्लूड रख के। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपका जो है आफ्टर मतलब कमीशन हटाने के बाद प्रॉफिट अगर आपका 90 है तो यानी कि अगर आपका कमीशन 10 है तो आप क्या करो कि इसमें से आप टोटल 100 में से आपकी जो भी परसेंटेज होगी उसको आप ऐसे कर लो कि भाई आपका जो है ये हो जाएगा 100 प्लस में रेट, यानी कि यहां पे भी आप इंक्लूड कर लो अमाउंट में और रेट को यहां पे नीचे भी साथ में ले लेंगे। यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे बनी बात हमारी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में बात कैसे बनी, इसमें लेंगे ये आपका है आफ्टर वाला है ये, इसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट हमने लिया और यहाँ पे कमीशन परसेंटेज प्लस में कमीशन परसेंटेज यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी 100 के साथ, यानी कि पूरा ये डिवीजन में जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम एक बार फिर से। अब है इसकी जनरल एंट्री की बात। अब जो जनरल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी भाई, सबसे पहले तो उसको अलाउइंग की जाएगी, मतलब उसकी ड्यू बनाई जाएगी, अलाउइंग की जाएगी। अलाउइंग कैसे बनाई जाएगी, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सैलरी आएगी या फिर कमीशन आएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, इस एंट्री से। और जब इस एंट्री को क्लोजर करना होगा तो आपने जो यहाँ पे ये खोल रखा है आपका कमीशन वाला, इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन। तो यहाँ पे जो P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हो उसमें आपका डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे क्या, पार्टनर सैलरी और कमीशन। ठीक है जी। तो ये इसकी जनरल एंट्री है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई जब तक उसको बोला ना जाए पार्टनरशिप डीड के अंदर डज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तक उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। ठीक है जी। लेकिन कहता है कि अगर बोल दे और स्पेसिफाई ना करे, साइलेंट रहे किस चीज के लिए, कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको याद होना चाहिए चार्ज और अप्रोप्रिएशन मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बताया था। तो उसमें क्या कहता है कि भाई तीन सिचुएशन आती है उस केस में। तीन सिचुएशन क्या आती है उस केस में कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसको हम क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ही अलाउड करेंगे। क्या कह रहा है, देयर आर थ्री पॉसिबल सिचुएशन एज फॉलोस। सो प्रॉफिट के केस में तीन पॉसिबल सिचुएशन क्या पॉसिबल है। पहला कि भाई एक तो आपका लॉस आ गया तो आप दोगे ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आगे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपके इंटरेस्ट के जितना ही है या फिर इंटरेस्ट से
ज्यादा है, ठीक है जी। तो उस केस में जितना भी आपका कैपिटल का इंटरेस्ट होगा वो आप दे दोगे। ये बात समझ में आई कि जितना भी अगर आपका प्रॉफिट सपोज करो यहां पे कह रहा है कि भाई 10 लाख है और आपका आईओसी जो है वो पार्टनर्स का मिला के 8 लाख बनता है, ठीक है जी। तो इस केस में आप कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करा दोगे? पूरा 8 लाख प्रोवाइड करा दोगे। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं हम इसके बाद है आगे है सिचुएशन नंबर 3। इसमें क्या कहता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट जो है आपका टोटल इंटरेस्ट से कम है, जैसे हमारा पीछे वाली सिचुएशन आई थी जिसमें हमने 3:4 की रेशियो में बांटा था। अब आगे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर्स। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में 3:4 में किया था। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? when the partnership deed provides for the interest on capital as a charge, अगर वो चार्ज की तरह प्रोवाइड करे तब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether the firm has earned profit or loss। मतलब कि अगर वो चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि उसको पीएनएल में दिखाने वाली बात कर रहे हैं कि अगर कि हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करके निकाल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? चाहे आपके पास लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। उसके बाद जो नेट बैलेंस बचेगा उसको आप एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसके लिए आपकी एंट्री बताइए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कौन से वाले के पार्ट के लिए है? कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, यानी कि फर्स्ट मेथड की बात कर रहा है। और यहाँ पे फ्लक्चुएशन वाले के लिए क्या कह रहा है? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका दूसरे वाले पार्ट के लिए, फ्लक्चुएशन वाले पार्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कहता है? वही कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अच्छा जी, अब सबसे बड़ी बात ये कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात तो कर ली, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज कहां पे होगा? भैया ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करें, हम क्लोजिंग पे करें, या ड्यूरिंग द ईयर पर डे के हिसाब से हर दिन जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते रहे? तो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं जी? हम वो कहते हैं कि भाई आप ओपनिंग कैपिटल पता लगा लो और ओपनिंग कैपिटल पे क्या करो? इंटरेस्ट चार्ज कर लो, जो भी आपका रेट होगा, और पूरे साल का चार्ज कर लो, या जैसे जैसे उसमें चेंजेस आएंगे उस हिसाब से हम चार्ज करते जाएंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे कैसे? आप कहोगे कि भैया ओपनिंग कैपिटल तो हमें गिवन होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करके दिए जाएंगे। उसमें कहा जाएगा कि आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और फिर आपको उस पर इंटरेस्ट निकालना। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए हमें क्या करना है कि आप कैपिटल लो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल उठाओ। उसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमने पीछे टेबल करी थी ये वाली, देखो जी, फिक्स कैपिटल में क्या था कि भैया ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, उसके अंदर हमने क्या किया था भाई? कैपिटल इंट्रोडक्शन ऐड किया था, ड्रॉइंग्स माइनस करी थी और क्लोजिंग हमारा आ गया था। तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो फिर वही हमारी टेबल बन जाएगी कि अगर हम क्लोजिंग में इसको क्या कर दें? ऐड कर दें और इसको क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या हमारा ओपनिंग आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी। तो यहां पे हमने वही बात करी हुई है। देखो जी, विड्रॉवल को हमने ऐड कर दिया और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही फ्लक्चुएशन वाले में जो जो भी हमने चीजें डेबिट करी होंगी वो हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखो जी, ऐसे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स का विड्रॉवल अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल की बात हो गई, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारा डेबिट साइड में आता है वो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? लॉस का शेयर अगर कुछ होता है हमारा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट की जगह में लॉस इनकर किया उसका शेयर आया वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद लेस क्या क्या होगा? जो क्रेडिट्स के आइटम होंगे। क्रेडिट के आइटम कौन सी होंगी? एक तो आपका एडिशनल कैपिटल हो गया इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, आईओसी हो जाएगा, पार्टनर रेम्यूनरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। जब इन सबको आप प्लस माइनस कर लोगे तो लास्ट में आपका बचता है, लास्ट में आपका बचता है कैपिटल ऑन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आपके बुक के अंदर बहुत बड़ा एक टेबल दिया हुआ है, 4-5-6 पन्नों का, उसको मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करी है, उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखो जी, ये कौन सा केस है? सिर्फ ये रेगुलर वाला केस है। इरेगुलर वाले केस में क्या था? इरेगुलर केस में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इरेगुलर केस में क्या था कि भाई आपकी इनवॉइस कभी भी आती थी और कितने अमाउंट की भी आ जाती थी, तो वहां पे ना तो अमाउंट फिक्स था ना तो टाइम पीरियड फिक्स था। और रेगुलर ड्राइंग में हमारे पास क्या होता है? आपके पास सेम अमाउंट या हर बार विड्रॉ करोगे और एक इंटरवल ऑफ टाइम पे करोगे। कैसे? या तो हर मंथ में कर लोगे, हर क्वार्टर में कर लोगे, हर सेमी एनुअली कर लोगे, 6 महीने में एक बार, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल मैंने तैयार करी है कि भाई आप मंथ लो
और साथ में बिगिनिंग, मिडल और एंड लो। अब इसमें करना क्या है, देखो आपको मैं एक तो याद करने का पर्पज से तो ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझा भी देता हूँ होता क्या है। सपोज करो कि भाई मैं जो है हर मंथ जो है बिगिनिंग में निकाल लेता हूँ, हम 10,000 रुपीज निकालते हैं हर मंथ बिगिनिंग में। तो अगर मैं फर्स्ट यानी कि अगर मैं अप्रैल की बात करूं, यहाँ की जगह थोड़ा सा बीच में करते हैं हम इसको, अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो अप्रैल मंथ की अगर मैं स्टार्टिंग में 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स निकालता हूं स्टार्टिंग में, ठीक है जी, तो इस पे मेरे को 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा टोटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में। और जब मैं मार्च में आ जाऊंगा तो मार्च की भी मैं स्टार्टिंग में ही निकालूंगा 10,000 रुपए, तो इस 10,000 रुपए में मुझे एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल मेरा ये हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे एवरेज कर लेंगे, तो 13/2 यानी कि 6.5। तो यानी कि ऑन एन एवरेज मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6.5 मंथ का। तो अब ये देखो यहाँ पे 6.5 आ गया। इसी तरीके से आपके बाकी भी आएंगे, 6 वाला आ जाएगा, 5.5 वाला आ जाएगा, 7.5 वाला आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, और 3.5, 3 और 2.5। अब मैं आपको क्वार्टर का भी एक समझा देता हूँ। क्वार्टर का भी हम फर्स्ट वाला ही पार्ट ले लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं, हाँ चलो फर्स्ट वाला ही पार्ट लेते हैं। तो क्वार्टर में अगर देखो हम कैसे करेंगे, अप्रैल टू जून, उसके बाद जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और जनवरी टू मार्च। तो ये हो गया। अब मैं अगर इसकी ओपनिंग में लेता हूं तो इसकी ओपनिंग के बाद मुझे 9 महीने तो ये और ये पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और इसकी अगर मैं ओपनिंग में लेता हूं तो यहाँ पे मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल कितने हो गए जी ये हमारे 15। अब जब इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे 15 हो गए ना। अब जब 15 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा आपका 7.5, जो आपका यहाँ पे मैच करता है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके बाकी सारे भी आएंगे। और इसमें 2 एडिशनल पॉइंट्स और आते हैं। एक तो आता है कि जब आपको पीरियड ना स्पेसिफाई हो कि कितने टाइम की आपकी ड्राइंग्स है, तो आप हमेशा क्या लोगे उसको 6 मंथ्स की ड्राइंग्स मान के एवरेज बेसिस पे हमें इंटरेस्ट कितना लगाना होगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना होगा, ठीक है नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आता है कि भाई इफ पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पर एनम नहीं दिया हुआ, तो आप उसमें टाइम फैक्टर को इग्नोर ही कर दोगे, टाइम फैक्टर को इग्नोर ही कर दोगे, यानी कि जितना अमाउंट दिया होगा और जितना इंटरेस्ट दिया होगा एक साथ लगा दोगे ना, उसमें आपको मंथ्स काउंट करने ना, आपको उसको ये देखना कि भाई वो इंटरेस्ट रेट पर एनम का है या नहीं है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई पुरानी चीजों की गलतियों का हमें ठीक करना है। जब पुरानी चीजों की गलतियों को ठीक करने की मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि भाई हम आज के टाइम में पुरानी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, या हमने जो पहले गलतियां कर दी उसको कैसे ठीक करना है। तो उसमें कहते हैं कि जो आप एरर की बात करो, यानी कि कहता है समटाइम आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, यानी कि जब आप बुक्स बंद कर देते हो, आपका ईयर क्लोज हो जाता है, बुक्स बंद कर देते हो, तो उसमें क्या होता है कुछ एरर्स या ओमिशन रह जाते हैं, काम करते समय कुछ गलतियां रह जाती है, उसको सही कैसे करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लेना या देना था, तो वो आपने चार्ज ही नहीं किया बुक्स के अंदर, या चार्ज कर लिया तो गलत रेट पर चार्ज कर लिया, तो उसको हम करेक्ट कैसे करें। तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए एक टेबल बनती है, जिसमें पहले तो 2 मेथड है उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, जिसमें या तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लें, या फिर हम उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो हम पहले हम सिंगल की बात करेंगे। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हमें क्या करना है, हम एक टेबल बनाएंगे। आपके पास बुक में 2 या उससे अधिक मेथड की टेबल्स दी होंगी। मैं आपको एक सिंपल टेबल बता रहा हूं जिसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है, आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको आप इस तरीके से लिख लोगे, और लास्ट में एक फर्म का कॉलम बनाएंगे, उसमें आप डेबिट क्रेडिट डालेंगे हर एक के लिए। अब करना क्या है, जब आपको पता लगा कि आपकी गलतियां हैं, तो आपको ये पता लगा कि किस किस तरीके की आपकी गलतियां हैं, तो आप उन गलतियों को ना रिवर्स कर दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा है, तो आपको वो क्रेडिट करना था, ठीक है ना। आपने जो प्रॉफिट ये क्रेडिट करना था नहीं किया, लेकिन उसके अलावा आपने इस जो प्रॉफिट था आपका उसको आपने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप क्या करोगे, तो उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे कि भाई उस प्रॉफिट को आप रिवर्स कर लोगे, यानी कि आपने देते समय कहां डाला होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाला होगा, लेकिन अब उसको हम कहां डाल देंगे, डेबिट में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट, जो भी आपने जिस भी अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा जिस भी अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और उसकी रिवर्स कैलकुलेशन में फर्म के खाते में वो क्रेडिट में चले जाएगा, ठीक है जी। अब करेंगे क्या, हमने प्रॉफिट तो रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने के बाद जो हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, सही करना था हमें, सही क्या करना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कहां पे करेंगे, एक यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, एक यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और फर्म के अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। एक गलती हमें पता लग गई कि भाई हमने जो है
प्रॉफिट जो है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो हमने प्रॉफिट को रिवर्स किया, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सामने से दे दिया उनको। अब जो है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। सपोज करो भाई आपने जो 1,00,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में, या 1,20,000 लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1,20,000 रुपीज आपने 40,000 रुपीज बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो आपने क्या किया भाई, 40 जो है सब में से रिवर्स कर लिए, यहां से भी 40 रिवर्स कर लिए, यहां से भी 40 रिवर्स कर लिए, यहां से भी 40 रिवर्स कर लिए, और यहां पे आपने 120 पूरा ले लिया। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक को 10,000 रुपए देना था, हर एक को 10,000 रुपए देना था। तो आपने हर एक को क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए सही करके दे दिया। जब यहाँ पे भी आप दे दोगे और यहाँ पे भी आप 10,000 रुपए दे दोगे, तो आपके आपके 30,000 रुपए हो गए। ठीक है जी। अब डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, डिफरेंस आ रहा है आपका टोटल 90 का। ये आपका क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या करोगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यहाँ पे 30 लिखोगे, यहाँ पे 30 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे 30 लिखोगे, यहाँ पे भी 30 लिखोगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको बैलेंस कर लोगे। उसके बाद ये तो आपका जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपके कुछ कुछ बैलेंस बनेंगे। इस केस में आपका नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे केसेस में आप देखोगे तो आपका यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट में कुछ कुछ बैलेंस बचेगा, जिसके बाद आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ठीक है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी कि भाई आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज करो कि भाई ए को लेना था और बी और सी को देना था, तो क्या करना था जी, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। भाई ए को हमें अमाउंट देना था और इन दोनों से लेना था एडजस्टमेंट के बाद, अगर ऐसा आ गया तो इस तरीके से वो एंट्री पास हो जाएगी। भाई एक का डेबिट आएगा, बाकियों का क्रेडिट आएगा, दोनों, तो इन सब का अमाउंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब ऐसे ही मल्टीपल में क्या करना होता है, मल्टीपल में आपको करना होता है, वहां पे आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, वहां पे आपकी जितनी भी गलतियां होंगी उसको आप इंडिविजुअल एंट्री से सही कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू करंट या कैपिटल अकाउंट, प्रीवियस अमाउंट जो ओमिट हो गया था या आपने जो है नहीं रिकॉर्ड किया, प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं किया था वो आप रिकॉर्ड कर लिया। करंट अकाउंट, ये आपकी डेबिट के, ये क्रेडिट की आइटम हो गई, ये आपकी डेबिट की आइटम हो गई। ये देखो, अगर आपने कोई डेबिट की आइटम नहीं रिकॉर्ड करी थी, या क्रेडिट की कौन सी आइटम, जैसे कि आईओडी अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, डेबिट की कोई कौन सी आइटम, आईओसी हो सकता है, आपका सैलरी हो सकती है, जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी वो रिकॉर्ड कर लोगे आप। ठीक है ना। उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट बना के आपको कैपिटल से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस का केस दोनों आ सकते हैं। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। उसके बाद लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में होता है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो, तो आप जब नया पार्टनर लाते हो या फिर आप कुछ चेंजेस करते हो बिजनेस, या कभी भी कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैं जाना चाह रहा हूं बिजनेस से, तो उसको आप रोकने के लिए या किसी भी तरीके से किसी एक पार्टनर को आप मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हो कि भाई तू जा मत, हम क्या करेंगे, हम देखो अगर बिजनेस में लॉस भी हुआ तब भी हम आपको जो है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देंगे कि भाई अगर बिजनेस कितना भी प्रॉफिट कमाए, अगर बिजनेस ने आपके मिनिमम प्रॉफिट से कम कमाया तो आपको मिनिमम प्रॉफिट तो दिया ही दिया जाएगा, अगर ज्यादा कमाया तो ज्यादा आपका, नहीं तो मिनिमम तो दिया ही जाएगा। सपोज करो कि भाई आपको जो है, हम बिजनेस कर रहे थे तो मेरे को जो है फर्म ने जो है कहा कि हम आपको 1,00,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट देंगे देंगे, लेकिन फर्म जब बिजनेस किया तो पता लगा कि भाई मेरे हिस्से में तो 2,00,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे क्या 2,00,000 मिलना चाहिए कि 1,00,000, मुझे 2,00,000 मिलना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो कि भाई जब फर्म आपके बिजनेस कर रही है और फर्म के बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसमें मेरा हिस्सा जो है 50,000 रुपए आया, लेकिन बाकी पार्टनर्स ने मिलके मुझे 1,00,000 की गारंटी दी थी, तो मेरी जो डेफिशिएंसी होगी 50,000 की, क्योंकि 50,000 तो मुझे फर्म से मिल जाएगी, और जो मेरी बाकी डेफिशिएंसी होगी 50,000 की वो किससे मिलेगी, मुझे पार्टनर्स से मिलेगी, क्योंकि मुझे 1,00,000 रुपए की मिनिमम गारंटी का अमाउंट बताया गया था पार्टनर्स के द्वारा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको 1,00,000 रुपए मिनिमम गारंटी देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, a new partner may be admitted in the firm with the minimum guarantee or profit of the business, or profit may be guaranteed to the existing partner or the incoming partner। नया पार्टनर आएगा उसको भी दी जा सकती है, या फिर आपके पुराने पार्टनर्स को भी दी जा सकती है किसी भी एक को। और इसमें दो तरीके हैं, या तो आपके सारे पार्टनर्स जो हैं उनके एग्रीड रेशो में दे दें, या फिर कुछ पार्टनर सब ना एग्री हो गए, भाई सपोज करो फॉर्म में 10 पार्टनर है, 10 में से एक को गारंटी देनी है, बाकी 9 में से 4 कहते हैं भाई हम तो देंगे नहीं गारंटी, तो 5 कहते हैं हम दे देंगे गारंटी। तो या तो सारे देंगे 9 के 9, या फिर कम दे सकते हैं उससे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं 1 और मोर पार्टनर। उसमें करना क्या है जी, वो कहता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द
by all the remaining partners। इसमें क्या कह रहा है, when all the remaining partners that is other than the guaranteed partner, यानी कि जिसको गारंटी दी गई है उसके अलावा गारंटी करते हैं गारंटेड पार्टनर को, चल गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको पहले स्टेप में क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट पता लगाना है एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका है। उसके बाद मिनिमम गारंटी जो है वो पता लगानी है, उसमें से जो भी हायर होगा, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था 1,00,000 और 50,000 वाला एग्जांपल, तो जो भी हायर होगा वो उसको दिया जाएगा, ठीक है ना, इज गिवन टू द गारंटेड पार्टनर। इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटी अमाउंट, जैसे कि मेरा सेकंड वाला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर 50,000 ही आता है मेरा प्रॉफिट और गारंटी हमारी 1,00,000 की है, तो डिफरेंस जो होगा वो कौन देगा, डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और मिनिमम गारंटी प्रोवाइड बाय, उसको कैसे निकालेंगे भाई, गारंटी प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, उससे क्या आ जाएगी आपकी डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसको बॉर्न कौन करेगा, बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक, इन देयर एग्रीड रेशियो, ठीक है ना। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो रही है अभी, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया नॉर्मल तरीके से कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो डेफिशिएंसी होगी तो गारंटिंग पार्टनर टू गारंटेड पार्टनर, यानी कि ये वो बंदा जिसको अमाउंट मिलना है, तो ये रिसीवर हो जाएगा गारंटी अमाउंट का और ये पेयर हो जाएंगे गारंटी अमाउंट के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम एक बार फिर से। इसके बाद आता है आपका उसका सेकंड पॉइंट, जिसमें वो क्या कहता है कि अगर ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दे रहे हैं, इसमें भी सेम चीज है कि भाई आप जो है क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटी पार्टनर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ गारंटी, द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्टेड अमाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि क्या करना है कि भाई जो आपका जो डेफिशिएंसी होगी वो बाकी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मीट कर लेंगे, जितनी भी डेफिशिएंसी होगी, देखो शॉर्टफॉल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मीट कर रहे हैं। आगे क्या है आपका कहता है कि अमाउंट जो है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी कह रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। अब क्या होता है कि भाई अगर लॉस हो जाए, सपोज करो आपके बिजनेस में लॉस ही हो जाए और आपको मिनिमम गारंटी दी गई है, सपोज करो भाई आपका जो है 6 लाख रुपए का लॉस हो गया बिजनेस में, और आप 3 पार्टनर्स थे, सबने जो है बराबर बराबर लॉस बांटा, पहले 2-2 लाख रुपए आएगा सबके हिस्से में, लेकिन इन 3 में से एक को तो गारंटी मिली हुई थी कि भैया उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे ही देंगे हम, तो अब हुआ क्या कि भाई उसके हिस्से में आया लॉस, लेकिन देना उसको हमें था प्रॉफिट, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन जब हम रिवर्स कैलकुलेशन पे जब गारंटी देने की बात आएंगे, तो गारंटी कितनी की दी जाएगी भाई, 2 लाख की तो गारंटी थी, लेकिन उसका जो लॉस अमाउंट था उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो यानी कि एक तो उसने जो लॉस मीट किया उसको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, साथ में उसकी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, तो यानी कि उसको टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा, 4 लाख, ठीक है जी। और ये 4 लाख जो है वो बाकी दोनों पार्टनर्स उनका जो भी रेशो होगा, सपोज करो यहाँ पे हमने इक्वल में बांटा तो ये भी इक्वल में होगा, तो 2-2 लाख रुपए हर एक पार्टनर वो डेफिशिएंसी मीट कर लेगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि इसके स्टेप्स में मैंने क्या लिखा है, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर मिनिमम गारंटी क्या है, पहले तो लॉस को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या आता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू द गारंटी मिनिमम प्रॉफिट, उसके साथ उसमें प्लस क्या करना है, एक तो गारंटी प्रॉफिट हमने ले लिया, उसके साथ उसके बाद प्लस क्या करना है, अमाउंट ऑफ लॉस, यानी कि गारंटी प्रॉफिट और ये अमाउंट ऑफ लॉस दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, उसको रिमेनिंग पार्टनर्स को सौंप देंगे कि भाई आपने जो है इतनी डेफिशिएंसी मीट करनी है गारंटी वाले की, ठीक है जी। तो आज के लिए आपका चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन खत्म होती है, मिलते हैं हम अगले चैप्टर की रिवीजन के साथ, थैंक यू, बाय बाय।